नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र बीए 6 सेमेस्टर के बारे में और ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जब आप बीए की 6 सेमेस्टर में होते हैं तो हर एक सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर पढ़ने होते हैं। तो समाज शास्त्र का पहला पेपर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण जो पिछले वर्ष कई विश्वविद्यालय में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बात आप ध्यान रखेंगे। तो बीए के 6 सेमेस्टर में समाज शास्त्र का जो पहला पेपर है उसमें आपको पढ़ना पड़ता है पियोनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, यानी भारतीय समाज मतलब कि जो समाज शास्त्र के जो अग्रदूत रहे हैं बेसिकली इंडियन सोशियोलॉजी के, उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आप लोगों ने इसको देखा होगा। ठीक है, और इससे पहले इसके चैप्टर कुछ मैंने पढ़ा रखे हैं और भी चीज़ें इसकी इंक्लूड हो चुकी हैं। जीएस घुरिये, राधा कमल मुखर्जी वगैरह के बारे में मैंने बता रखा है। तो इन्हीं सबसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे आते हैं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 2025 में अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही है, ठीक है, 6 सेमेस्टर में आप हैं, 26 में जाएंगे, तो अगर ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं की तैयारी करनी है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पेपर 1 से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे, फिर इसके अंदर पेपर 2 की वीडियोस भी जल्दी आएगी। ठीक है, तो यह आपका जो है पिछले वर्ष पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। 100 से अधिक क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चले पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है कास्टा। कास्टा शब्द से ही कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई और कास्ट माने होता है जाति। ठीक है, बेसिकली अगर देखें तो, लेकिन कास्टा का अर्थ क्या हो सकता है? देखिए, कास्ट मतलब कास्टा का अर्थ नस्ल भी लगाया जा सकता है, प्रजाति से भी और प्रजातीय भेद से भी। तो कास्टा का ये सभी अर्थ हो सकता है। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है? जाति एक बंद वर्ग है, इस कथन को किसने कहा था? मजूमदार और मदान नाम के एक विद्वान हैं, इन्होंने कहा था कि जाति एक बंद वर्ग होता है। ठीक है, जाति क्या होता है? एक बंद वर्ग होता है। हर्बर्ट रिजले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मतलब की जातियों के बारे में 6 प्रकार से चीजें बताई, 6 विशेषताएं बताई जातियों की और कई सारी बातें। अगला क्वेश्चन, जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो इसे हम जाति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? इस परिभाषा को दिया है चार्ल्स कूले ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चार्ल्स कूले ही सामाजिक समूहों को 2 भागों में बांटते हैं, पहला है प्राथमिक समूह और दूसरा है द्वितीयक समूह। ग्राह समनर समूहों को 2 भागों में बांटते हैं, एक है बाह्य समूह और एक है आपका अंतः समूह। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? फोकवेज नाम की पुस्तक लिखते हैं कौन? ग्राह समनर। क्लियर? तो ये सब चीजें ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ये सब भारतीय समाजशास्त्री ही हैं, मतलब जी राधा कमल मुखर्जी, योगेंद्र सिंह, इरावती करबे, श्रीमती इरावती करबे किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नाम की पुस्तक लिखी। भारत में जो जजमानी व्यवस्था को लेकर के काम किया उन्होंने, नातेदारी व्यवस्था पर बहुत काम किया है श्रीमती इरावती करबे जी ने। ठीक है, तो ये सब भारतीय समाजशास्त्री हैं, राधा कमल मुखर्जी, जीएस घुरिये, गोविंद सदाशिव राव घुरिये। इन सभी से क्वेश्चन से, इनकी रचनाओं से, इनके जन्म से और इनके जो अवार्ड इनको मिले हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली, और इन्होंने जो बातें बताई हैं वो। अगला क्वेश्चन, जब स्थिति पूर्ण रूप से पूर्ण निश्चित हो ताकि मनुष्य बगैर किसी परिवर्तन की आशा के अपना भाग लेकर के उत्पन्न होते हों तब वर्ग जाति का रूप ले लेता है। यह परिभाषा किसने दी है? वर्ग क्या होता है? वर्ग माने होता है क्लास जिसको कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इस तरीके से क्लास होती है, जैसे कि पूंजीपति वर्ग, सरबहारा वर्ग या मजदूर वर्ग, ठीक है, और मालिक वर्ग। तो इस तरीके से ये वर्ग होते हैं। वर्ग की जो कॉन्सेप्ट है ये विदेशियों का है, पाश्चात्य जगत में वर्ग होते हैं, और भारतीय जगत की या भारतीय समाज की अगर बात करें, यहाँ पर जातियां पाई जाती हैं। जातियों की उत्पत्ति जो हुई है ये वर्णों से हुई है। वर्ण, वर्ण मतलब क्या होता है? वर्ण और वर्ग अलग अलग है। वर्ण में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहु राज्यान्यः कर्ता उरु तदस्य वैश्याः पदभ्याम शूद्रो अजायतः। जो है मुखमंडल से ब्रह्मा जी के, उनके तेज से ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रिय, ठीक है, उनके जंघों से वैश्य और उनके पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। और चारों मिल करके एक शरीर रूपी संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से समाज रूपी संरचना का निर्माण इन 4 एक प्रकार से जो है
वर्णों से होता है जिनका अलग अलग काम, अलग अलग महत्व होता है अपना अपना, ठीक है। तो इन्हीं वर्णों से जातियां तमाम सारी बनी हैं, ठीक है। शूद्र वर्ण में कई जातियां हैं, वैश्य में कई जातियां हैं, ब्राह्मण में कई जातियां हैं और क्षत्रियों में कई जातियां हैं। तो ये चीजें हैं। तो ये बात किसने कही थी बताएं? जब स्थिति पूर्ण रूप से पूर्ण निश्चित हो ताकि मनुष्य बगैर किसी परिवर्तन की आशा के अपना भाग लेकर के उत्पन्न होते हो, तब वर्ग जाति का रूप ले लेता है। इस परिभाषा को दिया था किसने? मैकाइबर और पेज ने। मैकाइबर, पेज वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अगला प्रश्न, धीरेन्द्र नाथ मजूमदार, डीएन मजूमदार इनका शॉर्ट नाम कहते हैं, आप जानते होंगे। इनका जन्म कब हुआ था बताएं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। डीएन मजूमदार का जन्म कब हुआ था? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन से, परीक्षा के दृष्टिकोण से बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। डीएन मजूमदार का जन्म कब हुआ था? तो डीएन मजूमदार का जन्म कब हुआ था भैया? 3 जून को हुआ था 1903 में। 3 जून 1903 किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 जून, ठीक है। 1903 में इनका जन्म हुआ था, धीरेन्द्र नाथ मजूमदार का। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मजूमदार मदान बड़े अच्छे विद्वान हैं, भारतीय समाजशास्त्री हैं, क्लियर। और इनकी जो है, इन्होंने एक जो है बहुत सारी चीज़ों की संस्थापना करी थी। एक है एथनोग्राफिक एंड फोक कल्चर सोसाइटी की स्थापना इन्होंने करी थी मजूमदार ने। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके बारे में, ठीक है। 1960 में इनकी मृत्यु हो जाती है डीएन मजूमदार की। यह बात भी आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 1903 में जन्म, 1960 में मृत्यु। 1924 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में प्रथम श्रेणी की मास्टर डिग्री प्राप्त करते हैं और आगे इनका सिलसिला जो है जीवन का चलता रहता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। पटना में इनका जन्म हुआ था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। चलिए, बिहार की राजधानी पटना में जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मजूमदार लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र विभाग में प्राध्यापक कब बने? लखनऊ विश्वविद्यालय एलयू, ठीक है, उसके अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विभाग में प्राध्यापक बने कब? प्रश्न ये पूछा जा रहा है। तो कब बने थे भैया? फटाफट से आप बताएंगे। 1928 में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथनोग्राफिक एंड फोक कल्चर सोसाइटी की स्थापना किसने किया है? तो इसको किसने किया है? मजूमदार ने किया है, डीएन मजूमदार। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। डॉक्टर मजूमदार ने एथनोग्राफिक एंड फोक कल्चर की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने जो उसकी स्थापना करी थी 1945 में करी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मजूमदार ने द ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट की प्रकाशन कब किया था बताएं? द ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट का प्रकाशन इन्होंने कब किया था? तो इसका प्रकाशन इन्होंने किया था भैया 1947 ईस्वी में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। मजूमदार की रचनाएं हैं इनमें से, बताएं इनमें से रचनाएं कौन सी मजूमदार की हैं? देखिए, मजूमदार की रचनाओं की अगर बात की जाए तो द ट्राइब्स इन जो है ट्रेजिशन, अ स्टडी इन कल्चर पैटर्न, यानी कि अ ट्राइब इन ट्रेजिशन, जिसको एक स्टडी इन कल्चर, मतलब कि ये एक जो है, अगर देखें तो ये इसकी व्याख्या करने के लिए पंक्ति लिखी गई है। एक स्टडी या अ स्टडी इन कल्चर पैटर्न, ठीक है। ये पुस्तक किसकी है? मजूमदार की है। रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, रेसेज माने होता है, रेस माने क्या होता है? प्रजाति, ठीक है। कल्चर माने संस्कृति, यानी कि संस्कृति, प्रजाति और संस्कृति नाम की पुस्तक लिखी जो इंडिया से संबंधित है। उस पर द मैट्रिक्स ऑफ इंडियन कल्चर पुस्तक लिखी। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारी पुस्तकें मजूमदार की हैं। अगला क्वेश्चन है, मजूमदार द्वारा रचित पुस्तक भारतीय संस्कृति के उपादान का प्रकाशन कब हुआ? भारतीय संस्कृति के उपादान पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इस पुस्तक का प्रकाशन 1948 में हुआ था। ये बात ध्यान रखेंगे, 1948 में हुआ था, ठीक है, आज़ादी के 1 साल बाद। ऑप्शन नंबर इसका, मतलब ऑप्शन क्या है, इसे याद रख लीजिएगा इसको। चले आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। धुरजटी प्रसाद मुखर्जी, धुरजटी प्रसाद मुखर्जी, धुरजटी प्रसाद मुखर्जी या डीपी मुखर्जी का जन्म कब हुआ था? इन्हीं को डीपी मुखर्जी कहते हैं। इनका पूरा नाम प्रश्न पूछा था, तो इनका पूरा नाम है धुरजटी प्रसाद मुखर्जी, ध्यान रखेंगे। जन्म कब हुआ था बताइए? 5 अक्टूबर 1894।
ए ऑप्शन 1894। डेट कौन सी है? 5 OCT, यानी कि 5 अक्टूबर को डेट, जन्म बर्थडे डेट कितनी? 5 अक्टूबर को जन्म हुआ था मुखर्जी जी का, भारतीय समाजशास्त्री हैं। मृत्यु इनकी 5 दिसंबर को हुई थी 1961 में, ठीक है, 5 दिसंबर, ठीक है, 1961 में मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखिए, दोनों डेट ध्यान रखिएगा डियर मजूमदार की। क्लियर? परंपरा और आधुनिकता के बारे में अपने विचारों को दिया है इन्होंने। और आपको बता दूं, बहुत ही विद्वान आदमी थे, भारतीय प्रोफेसर और समाजशास्त्री हैं। मार्क्सवाद पर केंद्रित कार्यों और व्याख्यानों के लिए जाने जाते हैं ये, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका, डीपी मुखर्जी के द्वारा रचित पुस्तकें हैं, इनमें से कौन सी पुस्तकें इन्होंने लिखी है? डीपी मुखर्जी की पुस्तकें कौन कौन सी हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है डीपी मुखर्जी को लेकर के, ठीक है। एक राधा कमल मुखर्जी हैं, एक डीपी मुखर्जी हैं, ठीक है। दोनों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं दोनों को लेकर के, ठीक है। इंडियन कल्चर और सोशोलॉजिकल स्टडी पुस्तक किसने लिखी है? डीपी मुखर्जी की पुस्तक है, ठीक है। टैगोर स्टडी नाम की पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। इसके अलावा आन इंडियन हिस्ट्री आ स्टडी इन मेथड पुस्तक इनकी है। संस्कृति के समाजशास्त्र के जनक भी जो है डीपी मुखर्जी को ही माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा मॉडर्न इंडियन कल्चर हो गई, ड्राइवर सिटीज़ हो गई, ये सारी पुस्तकें इन्हीं की हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी नाम की एक पुस्तक है 1932 में जिसका प्रकाशन हुआ। ये सारी चीज़ें इन्होंने करी है, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही फेमस विद्वान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्वान है। डीपी मुखर्जी के द्वारा रचित पुस्तकें, समाज शास्त्र में बुनियादी अवधारणा, बिल्कुल इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है। व्यक्तित्व और सामाजिक विज्ञान, आधुनिक भारतीय संस्कृति, ये सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, डीपी मुखर्जी की पुस्तक समाज शास्त्र की बुनियादी अवधारणा, यानी जिसको आप कहते हैं बेसिक कंसेप्ट इन सोशियोलॉजी, पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ है? 1932, 1932 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1932 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व और सामाजिक विज्ञान पुस्तक का प्रकाशन डीपी मुखर्जी के द्वारा कब किया गया? व्यक्तित्व और सामाजिक विज्ञान नाम की पुस्तक जो प्रकाशित हुई 1924 में, 1924 में हुई है। ये ऑप्शन ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय युवाओं की समस्याएं पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? बताएं, भारतीय युवाओं की समस्याएं नाम की पुस्तक जो है इसका प्रकाशन कब हुआ है? ये पुस्तक भी इन्हीं की है, डीपी मुखर्जी की। इस पुस्तक को इन्होंने कब लिखा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, यानी इसका प्रकाशन कब हुआ है? कौन सी भारतीय युवाओं की समस्याएं? 1942, 1942, ए ऑप्शन। दृश्य और साक्षात्कार पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? दृश्य और साक्षात्कार पुस्तक का प्रकाशन 1946 में हुआ, डीपी मुखर्जी की पुस्तक है। डीपी मुखर्जी जी की सर्वश्रेष्ठ रचना कृतियां हैं, भारतीय संस्कृति विविधता या फिर दोनों? भारतीय संस्कृति और विविधता, दोनों, मतलब भारतीय संस्कृति और विविधता, ये दोनों पुस्तकें की जो है मानी जा सकती हैं, मतलब दोनों हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन से, आधुनिक भारतीय संस्कृति में पहली बार एक समाजशास्त्रीय अध्ययन का प्रकाशन कब हुआ? तो आधुनिक भारतीय संस्कृति में पहली बार एक समाजशास्त्रीय अध्ययन का जो प्रकाशन हुआ है 1942 में हुआ है, 1942 में हुआ है। डीपी मुखर्जी के अनुसार परंपरा का अर्थ क्या होता है? तो इनके अनुसार परंपराओं पर बड़ा काम किया डीपी मुखर्जी ने। परंपरा का मतलब होता है क्या? प्रसारित करना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, परंपरा का ज्ञान उन्हें कम सामाजिक लागत के साथ तोड़ने का रास्ता दिखाता है, या कथन संबंधित है किससे? बोगाडर से, डीपी मुखर्जी से, या फिर श्रीमती इरावती कर्वे या मैगावे पेज? तो डीपी मुखर्जी से रिलेटेड है। परंपराओं का ज्ञान उन्हें कम सामाजिक लागत के साथ तोड़ने का रास्ता दिखाता है, डीपी मुखर्जी से रिलेटेड एक कथन है। जब भी परंपराओं की बात होती समाजशास्त्र में तो डीपी मुखर्जी का नाम अग्रगण्य रहता है, सबसे पहले लिया जाता है। डीपी मुखर्जी ने परंपरा की अवधारणा कब प्रकाशित करी? बताएं। तो डीपी मुखर्जी ने परंपरा की अवधारणा 1942 में प्रकाशित करी है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इंडियन कल्चर सोशोलॉजिकल स्टडी, इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1942 में ही पुस्तक का प्रकाशन हुआ। बड़ी फेमस पुस्तक है, परीक्षाओं में इस पुस्तक से परीक्षाओं में लगातार क्वेश्चंस पूछा गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए
एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, देखिए आपको आंसर आपको वीडियोस में ही मिलेगा और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी व्हाट्सएप पे। जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो उसमें क्रैश कोर्स है, सभी सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ मिलेंगे। कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के भी आपको जो है क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। तो क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो जाएं 9161, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, लिखित का भी ऑब्जेक्टिव का भी। 9161 93 60 62 पर एसएमएस करेंगे, ठीक है। मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, महामाराथन क्लास की आपको तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सअप पर एसएमएस कीजिएगा, ठीक है। आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपके 2 मेजर सब्जेक्ट जो हैं उनके एक 2-2 पेपर होते हैं, तो फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर दोनों की तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। दोनों पेपर की, यानी कि 4 पेपर ये और एक पेपर आपका को करिकुलर में होता है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, ठीक है। व्यक्तित्व विकास और संचार कौशल जिसको कहते हैं, संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास, तो उसकी भी तैयारी पूरी आपकी हो जाएगी। लगभग 10 से 15 प्रैक्टिस सेट, 2-3 जो है क्वेश्चन पेपर, ये सब मिल जाएंगे जिसको आप आसानी से पढ़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। 2-3 वीडियो में आंसर के साथ पीडीएफ होंगे और बाकी कुछ पीडीएफ प्रैक्टिस सेट होंगे जिनको आपको हल करना होगा। और वो हल कैसे करेंगे, पहले वीडियोस देखिएगा, वीडियोस में सारे पीडीएफ के आंसर मैं बताया हूँ, वीडियो की प्लेलिस्ट मिलेगी, पहले वीडियोस देखें, उसके बाद में फिर उसको सॉल्व कर लें, फिर आप पेपर देने जाएं, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव है तो नंबर बढ़ाने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं, और लास्ट सेमेस्टर है तो आप सभी को जुड़ करके अपने नंबर को बढ़ा लेना चाहिए। सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी मात्र 100 रुपये फीस में। फटाफट से एसएमएस करके हमारे साथ जुड़ जाएँ। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से आपके। प्रश्न, राधा कमल मुखर्जी लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति कब से कब तक रहे, बताएं। राधा कमल मुखर्जी लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कब से कब तक रहे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राधा कमल मुखर्जी जो है लखनऊ विश्वविद्यालय के जो है, वैसे 1921 में राधा कमल मुखर्जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाई थी, ठीक है। और 1921 से 1952 तक कहीं ना कहीं पे ये इसमें शामिल रहे हैं। 1921 से 1952 तक ये एक प्रकार से विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, मतलब कि 1921 से 1952 तक ये विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हैं, लेकिन जो कुलपति बने हैं 1955 से लेकर के, यानी जो डायरेक्टर होता है, ठीक है, कुलपति 1955 से 1958 तक रहे, यानी कि 3 सालों के लिए। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वैसे जुड़े 1921 से ही रहे लखनऊ विश्वविद्यालय से राधा कमल मुखर्जी जी। अगला क्वेश्चन, बहुत बड़े विद्वान है राधा कमल मुखर्जी। अगला क्वेश्चन, समाज मूल्यों का ही एक संगठन है, कथन किसका है। समाज मूल्यों का ही एक संगठन है, इस कथन को राधा कमल मुखर्जी ने कहा था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने ए लगा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, मूल्य एक जटिल संपूर्णता है। मूल्य माने वैल्यू, तो वैल्यू क्या है, एक जटिल संपूर्णता है। यह चेतन प्राणी शास्त्रीय सामाजिक आदर्श है। यह कथन किस समाज शास्त्री का है, यह कथन भी राधा कमल मुखर्जी जी का है। डी ऑप्शन में दिए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मूल्यों की सामाजिक संरचना। 1949 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ, ठीक है। किसने करी थी इस पुस्तक की, मूल्यों की सामाजिक संरचना, बताएं। मूल्यों की सामाजिक संरचना नाम से पुस्तक का प्रकाशन 1949 में किसने किया था, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन से, पुस्तक सामाजिक पारिस्थितिकी, सोशल इकोलॉजी पुस्तक की राधा कमल मुखर्जी ने किस वर्ष में प्रकाशन किया था इसका। तो सामाजिक पारिस्थितिकी नाम की पुस्तक जो है इनकी प्रकाशित हुई थी 1945 में, 1945 में। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि गुरुजी आपकी वीडियो अंग्रेजी में आती, तो अंग्रेजी में जो वीडियो आती है उसको हिंदी में आप करके पढ़ सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे थोड़ा रिसर्च चल रही होगी तो इस वजह से अंग्रेजी में वीडियोस आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। कुछ वीडियो मैं अंग्रेजी में बोलता हुआ प्रतीत हो रहा हूँ, तो अंग्रेजी में बोलने के लिए उसमें मैं नहीं बोलता हूँ अंग्रेजी में, वो जो है ऑटो डब्ड है। इस पर आपको यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, जैसे वीडियो आप देखते हो तो यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन रहता है, उसी पर टच करेंगे तो नीचे तीसरे चौथे नंबर पर ऑडियो ट्रैक का ऑप्शन आता है, ठीक है। ऑडियो ट्रैक के ऑप्शन पे जैसे आप टच करेंगे फिर उस पर आपका भाषा आएगा जो है यूनाइटेड स्टेट्स, और फिर नीचे रहेगा हिंदी जो है ओरिजिनल हिंदी, तो हिंदी ओरिजिनल पे आप टच करेंगे तो हिंदी में बोलने लगेगा, ठीक है। और बाकी जिनका मन हो वो यूनाइटेड स्टेट में करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऑटो डब्ड वाला वैसे ऑप्शन मैंने ख़त्म कर दिया है वहाँ पर जा करके सेटिंग से, लेकिन ये यूट्यूब का फीचर है एक, तो हो सकता है आने वाले समय में मुझे उसको ऑन भी करना पड़े।
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आप जो है अगर अंग्रेजी में आता है तो उसको आप हिंदी में करके पढ़ सकते हैं। अब इतना मुझे बताना पड़े तो फिर बेकार ही है। आप लोग टेक्नोलॉजी के ज़माना में जी रहे हैं तो ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मूल्यों की सामाजिक संरचना 1949 में पुस्तक प्रकाशित हुई है। मूल्यों की सामाजिक संरचना बताएं। मूल्यों की सामाजिक संरचना 1949 में प्रकाशित पुस्तक है राधा कमल मुखर्जी की। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। पुस्तक सामाजिक पारिस्थितिकी की समाज राधा कमल मुखर्जी ने किस वर्ष इसकी प्रकाशना करी थी? किस वर्ष प्रकाशन करा था भाई इसका? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका क्या? वही क्वेश्चन फिर से घूम फिर के रहेगा। 1945 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सामाजिक मूल्यों की संरचना को मूल्यों का एकीकृत सिद्धांत के रूप में किसने संबोधित किया? बताएं। सामाजिक मूल्यों की संरचना को मूल्यों का एकीकृत सिद्धांत के रूप में राधा कमल मुखर्जी जी ने ही संबोधित किया था। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मूल्यों की प्रकृति संपूर्णतावादी होती है। यह कथन किसका है? यह कथन भी राधा कमल मुखर्जी जी का ही है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। राधा कमल मुखर्जी जी ने मूल्यों पर बड़ा काम किया है और परंपराओं पर काम किया है धुरजटी प्रसाद मुखर्जी जी, यानी कि जो है डीपी मुखर्जी जी ने। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्यों की विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए, राधा कमल मुखर्जी कहते हैं कि गतिशीलता सार्वभौमिकता मूल्य की विशेषता है, प्रतीकों के द्वारा अभिव्यक्ति होती है, समाजीकरण और अंतरीकरण भी मूल्यों में पाया जाता है। ये सब विशेषताएं मूल्यों की होती हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी विशेषताएं मूल्यों की होती हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। श्रीमती इरावती करबे निवास स्थान को बांटा इन्होंने, बताएं। श्रीमती इरावती करबे की अगर बात की जाए, राधा कमल मुखर्जी का जन्म कब हुआ था? 1889 में 7 दिसंबर के डेट को। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। इंडियन वर्किंग क्लास की पुस्तक इन्होंने लिखी है राधा कमल मुखर्जी जी ने। ठीक है, बड़ी फेमस पुस्तक है। इसके अलावा एक पुस्तक और इनका डेमोक्रेसी ऑफ द ईस्ट, डेमोक्रेसी ऑफ द ईस्ट भी पुस्तक इन्हीं की है। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक भी राधा कमल मुखर्जी जी की ही है। ठीक है, ये सारी पुस्तकें बड़ी फेमस हैं। अब प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बताइए भाई, प्रश्न पूछा गया श्रीमती इरावती करबे को लेकर के। वैसे इरावती करबे जी का जो है जन्म कहाँ पर हुआ था, फटाफट से आप बताएंगे। श्रीमती इरावती करबे का जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? तो 15 दिसंबर 1905 को इनका जन्म होता है। ठीक है, कहाँ पर हुआ था भैया? इनका जन्म हुआ था म्यांमार में, यानी बर्मा में, आज के जो म्यांमार देश पड़ता है। इरावती नदी के किनारे स्थित था इनका गांव। ठीक है, और इरावती नदी के नाम पर ही इनका नाम रख दिया गया था। इनके पिता बर्मा कॉटन कंपनी में काम करते थे और उसी दौरान वहाँ की एक नदी थी इरावती, उसी इरावती के नाम पर इनका नाम इरावती करबे रखा गया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इनके पिताजी का नाम था गणेश हरि कर्मकार। ठीक है, वर्मा कॉटन कंपनी के लिए काम करते थे ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बड़े विद्वान आदमी इनके पिताजी भी थे और ये भी एक प्रकार से बहुत विद्वान महिला रही हैं, महिला समाजशास्त्री रही हैं। किन्सिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नाम की पुस्तक लिखी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो इरावती करबे के ने निवास स्थान को बांटा है। तो उन्होंने निवास स्थान को देखें, सामूहिक या व्यक्तिवादी गाँव, पंक्तिनुमा गाँव, हैमलेट या गुच्छेदार गाँव, इन सभी प्रकार के गाँव के रूप में बांटा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, भारत में नातेदारी के विविध पक्षों के अध्ययन के लिए जानी जाती हैं। भारत में नातेदारी के विविध पक्षों के अध्ययन के लिए जानी जाती हैं श्रीमती इरावती करबे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। किन्सिप सिस्टम इन इंडिया या किन्सिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया किसी प्रकार की पुस्तक पूछे तो आप श्रीमती इरावती करबे को लगा दीजिएगा। इन्होंने ही, किन्सिप माने होता है नातेदारी, रिश्तेदारी जिसको कहते हैं, उस पर बड़ा काम किया इन्होंने, उस पर पूरी रिसर्च कर डाली है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। ये सब क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। प्रश्न है, जाति वस्तुतः एक विस्तृत नातेदारी समूह है। यह कथन किसका है? जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है। यह कथन श्रीमती इरावती करबे जी का है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जाति एक अंतःविवाही समूह के साथ साथ विस्तृत नातेदारी समूह है। यह कथन किसका है? तो जाति जो है क्या है? जाति एक अंतःविवाही समूह के साथ साथ विस्तृत नातेदारी समूह भी होता है। श्रीमती इरावती करबे का कथन है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके पाठ्यक्रम में संकलित है श्रीमती इरावती करबे, इस वजह से पढ़ना पड़ेगा। महिला समाजशास्त्री और भारत की सबसे फेमस महिला समाजशास्त्री। प्रश्न है, किसका कथन है कि यदि हमें भारतीय संस्कृति के तत्वों को समझना है तो जाति प्रथा का अध्ययन नितांत आवश्यक है, मतलब जरूरी है पढ़ना। ठीक है, जाति प्रथा को। ऐसा भी श्रीमती इरावती करबे ने ही कहा था, यह बात आप ध्यान रखेंगे।
अगर हमको भारतीय संस्कृति के बारे में जानना है तो जाति प्रथा का अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है, उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। अगला क्वेश्चन, प्रश्न आ चुका है, जाति वस्तुतः एक विस्तृत नातेदारी समूह है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है? जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है, इस कथन को किसने कहा था? श्रीमती इरावती कर्वे ने कहा था। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से लगातार परीक्षा में आता है। पारिवारिक गतिशीलता का अध्ययन किसने किया? पारिवारिक गतिशीलता का अध्ययन किसने किया था? श्रीमती इरावती कर्वे ने ही किया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस एक ने जाति को विस्तृत स्वजन समूह के रूप में लिया है? जाति को एक विस्तृत समूह स्वजन के रूप में श्रीमती इरावती कर्वे जी ने लिया है, इसका सी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लगातार मैं लाता रहता हूं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस जो होते हैं आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, जो मैं चर्चा करता रहता हूं। सन 1947 में किस भारतीय ने ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? ये मैंने आपको इससे पहले बताया भी होगा, ठीक है, फटाफट से आप बताएं। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एन. श्रीनिवास। इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखी है? एम.एन. श्रीनिवास। कास्ट इन इंडिया, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जी.एस. घुरिये, ठीक है। एम.एन. श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? 1916 में 16 नवंबर को मैसूर कर्नाटक में। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक एम.एन. श्रीनिवास, 1962 में प्रकाशन हुआ। ये सब पुस्तक ध्यान रखेंगे। इंडियन चैलेंजिंग विलेज पुस्तक एस.सी. दुबे की है। जात एक नए अवतार पुस्तक किसकी है? एम.एन. श्रीनिवास की। अब बताएं 1947 में किस भारतीय ने ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट पत्रिका का प्रकाशन करवाया था? किसने करवाया था? एम.एन. श्रीनिवास ने कराया था। एम.एन. श्रीनिवास, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 1947 में किस भारतीय ने ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया? बिल्कुल करेक्ट आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक भारत में सामाजिक परिवर्तन में निम्न में से किस अवधारणा का अध्ययन नहीं किया है? तो किस अवधारणा का अध्ययन नहीं किया है? देखिए, संस्कृतिकरण की बात, जैविकीकरण की बात, पश्चिमीकरण की बात करें, आधुनिकीकरण की कोई बात करें, तब भी एम.एन. श्रीनिवास लगाएंगे। संस्कृतिकरण की अवधारणा, प्रभु जात की अवधारणा, जैविकीकरण की अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया पुस्तक, ये सब सारी चीज़ें आप देखते हैं, आधुनिकीकरण वगैरह सारी पुस्तकें इन्होंने, जितने भी कर्ण प्रण लगा होता है, जिसमें भी कर्ण लगा है सब में, इसमें से इन्होंने किया है। व्यवस्थापन इनका नहीं है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एम.एन. श्रीनिवास बहुत अच्छे विद्वान है, बहुत ही फेमस प्रसिद्ध विद्वान है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय समाज को पश्चिमीकरण के प्रभावों से मुक्ति दिला सकता है? इनमें से बताएं। तो ऑप्शन कौन सा है? समस्यावाद संस्कृति का खुले मन से स्वागत किया जाए, तभी एक प्रकार से हमको मुक्ति दिला सकता है पश्चिमीकरण से। भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान, पश्चिमी संस्कृति का पूर्ण रूप से बहिष्कार, ठीक है। और तो ये समस्तवाद संस्कृति को खुले मन से स्वागत किया जाए तो हम भारतीय संस्कृति को पश्चिमी प्रभावों से मुक्त कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एम.एन. श्रीनिवास ने भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए पश्चिमीकरण के निम्नलिखित मॉडल में से किस एक मॉडल को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? तो कौन सा मॉडल है जिसको सर्वाधिक इन्होंने महत्वपूर्ण माना है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम.एन. श्रीनिवास ने सामाजिक और सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए पश्चिमीकरण के किस मॉडल को सबसे अच्छा माना है? तो वो है अमेरिकन मॉडल। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दक्षिण भारत में कुर्गों के सामाजिक और धार्मिक जीवन की व्याख्या में एम.एन. श्रीनिवास ने किन कॉन्सेप्ट का अध्ययन विकसित किया या किन अवधारणाओं का अध्ययन विकसित किया? तो ये एक प्रकार से पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण का अध्ययन विकसित किया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण। पश्चिमीकरण में क्या होता है, हम जो है भारतीय लोग पश्चिम के देशों जैसा व्यवहार हाव भाव अपना लेते हैं, और संस्कृतिकरण का मतलब होता है जब हम उच्च जातियाँ, जो निम्न जातियाँ होती हैं, वो उच्च जातियों के क्रियाकलाप, पहनावा ओढ़ावा, उनसे जैसे बोलचाल, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा सब उनके जैसे करने लगते हैं। जो उच्च जातियाँ हैं, उच्च जातियों को प्रभु जाति के नाम से संबोधित भी एम.एन. श्रीनिवास ने ही किया था। अगला प्रश्न है, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी? एम.एन. श्रीनिवास ने ही दी है। भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एकात्मकता की अवधारणा किसने दी है? तो किसने दी भैया? एम.एन. श्रीनिवास ने ही दी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। भारतीय समाज के अध्ययन से सभ्यतागत दृष्टिकोण के साथ कौन जुड़ा हुआ है?
सभ्यतागत अध्ययन के साथ जो जुड़े हुए हैं वो जुड़े हुए हैं भैया कौन, एम.एन. श्रीनिवास ही। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एम.एन. श्रीनिवास बहुत ही फेमस विद्वान है, ध्यान रखेंगे इस बात को, परीक्षा में यहाँ से खूब प्रश्न इनसे आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है मॉडर्नाइजेशन एंड एजुकेशन। मॉडर्नाइजेशन एंड एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक बिल्कुल किसने लिखा है? मॉडर्नाइजेशन एंड एजुकेशन यानी कि जिसको आप कैसे आधुनिकीकरण और शिक्षा नाम की पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक किसकी भैया? एस.सी. दुबे की पुस्तक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस समाजशास्त्री ने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया और इसे भारतीय समाज के हित में बताया? बताएं किसने किया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एस.सी. दुबे। ठीक है, एस.सी. दुबे, श्यामाचरण दुबे कह सकते हैं इनका पूरा नाम। डॉक्टर एस.सी. दुबे ने जनजातियों के सरकार को कितने भागों में बांटा है? जनजातियों के परिवार मतलब किसने कितने भागों में बांटा जनजातियों के परिवार को? जनजातियों की सरकार को 3 भागों में बांटा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका कथन है कि सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन गतिशीलता होती है। सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन गतिशीलता होती है, इस बात के समर्थक भी एस.सी. दुबे ही रहे हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एस.सी. दुबे का जन्म कब हुआ था बताएं? प्रश्न परीक्षा में आया हुआ था। एस.सी. दुबे का जन्म कब हुआ था? एस.सी. दुबे का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल 25 जुलाई 1992 को इनका 1922 को जन्म हुआ था, 25 जुलाई को। ठीक है, मृत्यु 1996 में हो जाती है। क्लियर, ये चीजें ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। भारतीय समाजशास्त्री सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, मानव शास्त्री भी रहे हैं, समाजशास्त्री भी रहे हैं। ये बड़े अच्छे विद्वान माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार पर किए गए अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है? भारतीय परिवार पर अपने कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध है भैया? श्यामाचरण दुबे जी यानी एस.सी. दुबे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य उच्च या निम्न सामाजिक परिस्थितियों में गमन करना है, यह परिभाषा किसने दी है? सामाजिक गतिशीलता में उच्च पद से नीचे पद में जाना या नीचे से ऊंचे जाना, इसी को गतिशीलता कहते हैं। बी ऑप्शन, एक पद से आप ऊपर चले जाएं, उसी पद से नीचे चले जाएं, यही सामाजिक गतिशीलता होती है। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता उसको भी कह सकते हैं जब आप एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में चले जाएं, चाहे घटोत्तरी के पद पर चाहे बढ़ोत्तरी के पद पर। ठीक है, समाज में जो आपका स्तर फिक्स होता है वही सामाजिक स्तरीकरण होता है। अगला क्वेश्चन, एस.सी. दुबे के द्वारा वर्णित अनुष्ठानिक पत्रिका पवित्रता के 2 चरण हैं, बताएं। एस.सी. दुबे द्वारा वर्णित अनुष्ठानिक पवित्रता के 2 चरण कौन कौन से हैं? एक है शारीरिक स्वच्छता और एक है सामाजिक दूरी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किसने कहा है कि प्रभावी व्यक्ति होते हैं, प्रभावी जाति नहीं होती? किसने कहा? प्रभावी व्यक्ति होते हैं, प्रभावी जातियां नहीं होती हैं। इस बात को भी एस.सी. दुबे ने ही कहा था। किसने कहा था? एस.सी. दुबे ने ही कहा था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से, ध्यान रखेंगे इस बात को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा ये बताएं, एक भारतीय ग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? एस.सी. दुबे हैं। क्लियर, प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है भैया? अखिल भारतीय प्रश्न क्या आ चुका है? अखिल भारतीय समाजशास्त्री परिषद के अध्यक्ष कौन थे? बताएं। अखिल भारतीय समाजशास्त्री परिषद के जो अध्यक्ष हैं योगेंद्र सिंह थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह भारतीय समाजशास्त्री। निम्नलिखित में से किसने संस्कृतिकरण को पूर्वाभ्यासी समाजीकरण कहा? पूर्वाभ्यासी समाजीकरण संस्कृतिकरण को किसने कहा? इसने किसने कहा था? योगेंद्र सिंह जी ने ही कहा था। किसने? योगेंद्र सिंह। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को किसने अग्रिम समाजीकरण कहा? समाजीकरण की प्रक्रिया को अग्रिम समाजीकरण की बात की जाए या पूर्वाभ्यासी समाजीकरण की बात की जाए तो योगेंद्र सिंह का ही ये कथन है। ठीक है, योगेंद्र सिंह का। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह के जन्म की अगर बात की तो इनका जन्म हुआ था 2 नवंबर 1932 को। ठीक है, मृत्यु 10 मई 2020 में इनकी मृत्यु होती है अभी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे योगेंद्र सिंह ने विचारधारा
को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया कहा। विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया, विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया को संस्कृतिकरण के से संबोधित किया किसने? इन्होंने, योगेंद्र सिंह जी ने। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा जरूर दी, लेकिन उस पर काम भी किया है, ठीक है, योगेंद्र सिंह जी ने। अगला प्रश्न, किसने बताया कि साधारणतः आधुनिक होने का अर्थ फैशनेबल से लिया जाता है? यानी आधुनिक होने का मतलब क्या होता है? फैशनेबल होना। ये एक प्रकार से बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है? फैशनेबल होना। किसने कहा था? योगेंद्र सिंह जी ने ही कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने आधुनिकीकरण को एक सांस्कृतिक प्रत्यय माना है? तो योगेंद्र सिंह जी ने ही माना है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, प्रश्न है कि समाजशास्त्री का मत है कि जाति में होने वाले परिवर्तन को समुत्थान और लचीलेपन की दृष्टि से देखा जाता है, बताएं। तो प्रोफेसर योगेंद्र सिंह का ही कथन है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, बड़ी फेमस पुस्तक है, परीक्षा में 100 to 100% प्रश्न आता है, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह की पुस्तक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन योगेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है जाति और वर्ग अभिबंध के बारे में किस समाजशास्त्री ने टिप्पणी की है? कौन सी टिप्पणी? जाति और वर्ग के बॉन्डिंग को लेकर के, कि यह स्थिति परिवर्तन के समाज वर्गीय प्रारूप के जैसी है, जिसमें जाति और बंधुता से जुड़े हुए परंपरागत मनोभावों में अनुकूली रूपांतरण होता है। इस बात को भी योगेंद्र सिंह जी ने ही कहा था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी, बताएं। 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ी फेमस पुस्तक है, ध्यान से बताने का। अच्छा, सामाजिक न्याय की अवधारणा किसने दी है? A.R. देसाई ने दी है। द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? K.N.K. बोस ने लिखी है। क्लियर, ध्यान रखें इन सभी बातों को, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। प्रश्न आप बताएं, 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? आंद्रे बित्ताई की पुस्तक है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेबर के मॉडल को अपना कर जाति का अध्ययन करने वाला समाजशास्त्री कौन है? बताएं। भारत में बेबर के मॉडल को अपना करके जाति का अध्ययन करने वाला जो विद्वान है वो है आंद्रे बिताई। चूंकि इसने मैक्स वेबर के जो सत्ता की अवधारणा या जाति का जो अध्ययन उन्होंने किया था मैक्स वेबर ने, उसको भारतीय आधार पर अध्ययन किया था आंद्रे बिताई ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंद्रे बिताई का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, बताएं। प्रश्न, पुस्तक जाति वर्ग और शक्ति किस समाजशास्त्री के द्वारा लिखी गई है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आंद्रे बिताई के बारे में आप सभी लोग तब तक बताएं, आंद्रे बिताई के बारे में बताएं। आंद्रे बिताई का जन्म कब हुआ था? 30 सितंबर 1934 को हुआ था। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में श्रीपुरम नाम के गांव में, तंजौर में जिले में पड़ता, तमिलनाडु के ये, ठीक है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। क्लियर। आंद्रे बिताई ने दक्षिण भारत में जाति व्यवस्था का अध्ययन जो हुआ था वो M.N. श्रीनिवास के निर्देशन में किया था। M.N. श्रीनिवास इनके गुरु हैं, उन्हीं के निर्देशन में आंद्रे बिताई ने अध्ययन किया था। कास्ट ओल्ड एंड न्यू पुस्तक इनकी 1969 में प्रकाशित हुई है आंद्रे बिताई की। कास्ट क्लास एंड पावर चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ स्ट्राटिफिकेशन इन तंजौर विलेज 1971 में पुस्तक आई थी, इसको भी इन्होंने लिखा है। आंद्रे बिताई की पुस्तकों में समकालीन भारत में पिछड़ा वर्ग, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इनइक्वलिटी अमंग मेन, ये सब पुस्तक मतलब कि एक प्रकार से इनकी है। क्लियर, ये सारी पुस्तकों का ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, तो जाति वर्ग और शक्ति किस समाजशास्त्री के द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है भाई? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंद्रे बिताई की ही पुस्तक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने सी लगाया ऑप्शन, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन वाले बिल्कुल राइट आंसर हो बेटा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न अगला है, विद्वानों के अनुसार जातीय स्तरीकरण भी एक है। जातीय स्तरीकरण भी एक क्या है, बताएं। जातीय स्तरीकरण भी एक क्या है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जातीय स्तरीकरण भी एक क्या है? तो बिल्कुल ये एक बंद व्यवस्था भी है और खुली व्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, खुली स्तरीकरण और बंद जो है अर्थव्यवस्था। तो क्या है? जातीय स्तरीकरण भी एक खुली व्यवस्था या बंद व्यवस्था, तो ये दोनों हो सकती है। सी ऑप्शन, आ और बा दोनों। भारतीय ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय होता है, तो कृषि होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बड़ा ही बढ़िया है भाई। प्रश्न है आपका,
जाति व्यवस्था अपरिवर्तनशील परिस्थिति वाले समूहों के पारस्परिक संबंधों को कुछ प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर नियंत्रित करने वाली व्यवस्था है। यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो यह कथन किसका है? सभी लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो कौन सा होगा? बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कथन कहा था आंद्रे बिताई ने। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वर्ग लोगों की एक ऐसी श्रेणी है जिनकी उत्पादन की व्यवस्था में एक विशेष परिस्थिति होती है। यह कथन किसका है? इस कथन को भी आंद्रे बिताई ने ही कहा था। क्या? कि वर्ग लोगों की एक ऐसी श्रेणी है जिनकी उत्पादन की व्यवस्था में एक विशेष परिस्थिति होती है। यह कथन किसने कहा था? आंद्रे बिताई ने कहा था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। प्रश्न है क्यूमुलेटिव एंड डिस्पर्स्ड इनइक्वालिटीज किसकी अवधारणा है? या किसकी पुस्तक है? बताएं। तो एक प्रकार से किसकी पुस्तक है या अवधारणा है? आंद्रे बिताई की। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न किस समाजशास्त्री ने अग्रहरम नामक गांव का अध्ययन किया है? बताएं। अग्रहरम नाम का एक गांव है, उसका अध्ययन आंद्रे बिताई ने ही किया है। ठीक है, तंजौर जिले में जो गांव था अपने गांव का, उसका भी अध्ययन किया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। किस समाजशास्त्री ने अपने अध्ययन में बेबर प्रारूप यानी कि बेहेस्टन का प्रयोग किया है? तो आंद्रे बिताई ने ही किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आंद्रे बिताई से बनने वाले ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आप लोगों ने देखा। ऐसे और क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं। अच्छा, तंजौर जिले के एक गांव है किलाउलूर, इसका अध्ययन किसने किया था? इसका अध्ययन किसने किया था? तो एक गिलबर्ट एटिनी नाम के विद्वान है, उन्होंने किया था। ठीक है, जाति क्या है? जाति एक जो है बताएं, जाति एक बंद वर्ग है, खुला वर्ग है? जाति एक बंद वर्ग है। ठीक है, तो ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? सामाजिक न्याय की अवधारणा किसने दी है? ए.आर. देसाई ने दी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ए.आर. देसाई मार्क्सवादी विचारक हैं, ये भी प्रश्न पूछा था। ए.आर. देसाई का जन्म कब हुआ था? 1915 में। कहाँ पर? नाडियाड, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ये भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक के लेखक ए.आर. देसाई ही हैं। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी किसने लिखा है? एन.के. बोस की पुस्तक है। सामाजिक न्याय की अवधारणा ए.आर. देसाई की ने दी है। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। जन्म कब हुआ था इनका? 16 अप्रैल को हुआ था 1915 में। मृत्यु 12 नवंबर 1994 को। ठीक है, रूरल सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ए.आर. देसाई हैं। तो ये सब क्वेश्चंस परीक्षा में लगातार पूछे जाते रहते हैं। लेओन ट्राटस्वीवादी कौन है? ए.आर. देसाई इस विचारधारा के समर्थक थे। लेओन ट्राटस्वीवादी एक विचारधारा है, उसके समर्थक भी यही रहे हैं। इनका पूरा नाम क्या है? अक्षय रमनलाल देसाई या अक्षय रमनलाल देसाई इनका पूरा नाम है बेसिकली। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एन इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया पुस्तक ए.आर. देसाई की ही है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे परीक्षा में। अच्छा, सोशोलॉजी ऑफ कल्चर इन इंडिया इरावती कर्वे की पुस्तक है या ए.आर. देसाई की पुस्तक है? बताएं। सोशोलॉजी ऑफ कल्चर इन इंडिया पुस्तक के लेखक सोशोलॉजी ऑफ इंडियन कल्चर पुस्तक धुरजटी प्रसाद ने भी लिखा है। ठीक है, ए.आर. देसाई की भी पुस्तक है ये। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चले, तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को समझ लिया। ऐसे ही एक मॉडल पेपर आपका एक दो दिनों में और आपका मैं दे दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। एक दो दिनों में उसका भी मॉडल पेपर आपका आ जाएगा परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट होगा, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने 100 MCQ के बारे में चर्चा करा। अब जो होगा अगला जो आपका जो पेपर है उसका नाम है जेंडर एंड सोसाइटी, यानी कि जब आप BA 6 सेमेस्टर में होते तो एक सब्जेक्ट के 2 पेपर पढ़ने पड़ते हैं, तो दूसरा पेपर का नाम क्या है? जेंडर एंड सोसाइटी। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो इसका आएगी जिसमें हम विस्तार चर्चा करेंगे हर एक चीज़ के बारे में। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।